नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को नीचे हर हाल में लिखना है और डेली आप लोगों को लिखना है। चाहे वो मोटिवेशनल कोट्स लिख दीजिए या फिर आप देखिए कोई क्वेश्चंस लिख दीजिए या कुछ और आप देखेंगे इस क्लास में सुधार किया जा सकता है, मेरे लिए कोई सुझाव हो आपके पास तो वो आप लोग नीचे लिख सकते हैं। या इस क्लास को आप लोग 10 में से कितने नंबर देना चाह रहे हैं वो नंबर दे सकते हैं। भारत ने एशियाई खेलों में तोड़ा पदकों का रिकॉर्ड। 4x400 मीटर रिले में भारतीय पुरुष टीम को मिला स्वर्ण पदक गोल्ड और महिलाओं ने जीती है चांदी। ओजस देओताले और ज्योति सुरेखा ने कंपाउंड मिक्स डबल्स स्पर्धा में दिलाया सोना। पुरुष 5000 मीटर फाइनल में अविनाश सावले और हरमिलन बेंस ने 400 मीटर दौड़ में जीता है रजत। और किशोर जैना ने भाला फेंक में जीता है रजत। और 35 किलोमीटर पैदल चाल में रामबाबू और मंजू ने जीता कांस्य। मुक्केबाजी में लाउलीना ने रजत और प्रवीण कांस्य। तो ग्रीको रोमन कुश्ती में मिला है आप देखिए कांसा। 12 पदक जीते भारत ने बुधवार को हांगझू में, जिनमें 3 स्वर्ण हैं आपके। और 81 पदक हुए भारत के इन एशियाई खेलों में 2018 में जीते थे 70 पदक आप देखेंगे। और ये आप देखते हैं कि 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं कहाँ, चाइना में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एशियाई खेलों को आप लोग एशियाड के नाम से भी जानते हैं। और आप देखते हैं कि हर चौथे साल में एक बार होते हैं ये। और पहली बार आप देखें 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, 1982 में भी हुए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले 2026 में कहाँ होना है, जापान में होना है, ये आप लोग याद रखिएगा। खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे इसका, ठीक है। जो क्वेश्चंस आने लायक होंगे उन सबको हम लोग देख लेंगे। दुनिया पर छाने को तैयार है भारत। 10 टीमों के बीच आज से देश में होगा क्रिकेट का महाकुंभ। और 45 दिन तक चलने वाले विश्व कप में कुल 48 मैच होने हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीष 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। ये आप देखते हैं कि चाइना से फंडिंग का आरोप इन पर लग रहा है। महादेव सट्टा ऐप के केस में रणवीर कपूर को ईडी का समन। महादेव सट्टा ऐप जो आप लोगों ने सुना होगा, इसमें जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अभिनेता रणवीर कपूर से वो पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन किया है। और जांच एजेंसी ने फिल्म अभिनेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐप के प्रमोटरों से उनके प्रोडक्ट का वर्चुअल ऑनलाइन एक्सेस में प्रमोशन करने के लिए पैसा लिया है। और मनी लॉन्ड्रिंग का कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना, खर्च करना, समझ रहे हैं आप लोग। और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आप देखेंगे 1 मई 1956 में नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। सिक्किम में बादल फटा, जवान समेत 81 लापता हुए, 10 शव मिले। और चीन सीमा से सटी लेहनग झील उपनाई तिस्ता नदी का जलस्तर 20 फीट तक बढ़ने से मची तबाही। और उत्तरी सिक्किम के 4 जिलों में बाजार, पुल, बांध और सड़कें टूटी, लोग बहे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 टूटने से देश के शेष भाग से छूटा सिक्किम का संपर्क। लगातार बारिश और संचार व्यवस्था ध्वस्त होने से राहत और बचाव कार्य हो रहा है बाधित। और आप देखेंगे कि 15,000 आबादी प्रभावित हुई है सिक्किम के 4 जिलों में। 11,000 लोगों को बंगाल के जलपाईगुड़ी में सुरक्षित निकाला गया। और 8 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद सरकार ने घोषणा की है। और 3 बार इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो चुका है सिक्किम, ये आप लोग याद रखिए। सिक्किम चलिए आप लोग एक बार, ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से। 3 देशों से सीमा लगती है इसकी, सिक्किम की, चाइना, नेपाल, भूटान। और केवल आप देखिए पश्चिम बंगाल राज्य से इसकी सीमा लगती है। ये आप लोग जरूर याद रखिए, सिक्किम से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा फैला हुआ है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। सांसद विधायकों को मुकदमे से संरक्षण पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 25 वर्ष पहले
पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले में सांसदों विधायकों की रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने पर आपराधिक मुकदमे से छूट देने के फैसले पर बुधवार को पुनर्विचार शुरू किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सांसदों विधायकों को आपराधिक मुकदमे से प्राप्त छूट के विशेषाधिकार पर विचार करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जो न्यायाधीश रहते हैं ना, इनमें 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है। और आप लोग एक बात कहते रहते हैं कि इसमें हमेशा विषम संख्या क्यों ली जाती है पीठ में। संविधान पीठ हो जिसमें आप देखिए 5 लिए जाते हैं, 7 लिए जाते हैं, 9 लिए जाते हैं, 11 लिए जाते हैं, 13 लिए जाते हैं, 10 क्यों नहीं लिए जाते हैं, 8 क्यों नहीं लिए जाते हैं, 6 क्यों नहीं लिए जाते हैं। मान लीजिए इसमें 7 लिए गए, अगर मान लीजिए कि 8 होते और 4 उसके पक्ष में होते, उस फैसले के 4 उसके विपक्ष में होते, तो क्या रिजल्ट निकलता? कोई रिजल्ट ही ना निकलता। इसलिए आप देखते हैं कि कम से कम 4 उसके विरोध में होंगे तो 3 तो उसके पक्ष में होंगे, या 4 उसके पक्ष में होंगे तो 3 तो उसके विपक्ष में होंगे। कोई रिजल्ट तो निकलेगा, फैसला तो आएगा। इसलिए आप देखते हैं ऐसा किया जाता है। लक्षद्वीप के राकापा सांसद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। केरल हाईकोर्ट द्वारा हत्या प्रयास के एक मामले में लक्षद्वीप के राकापा सांसद मोहम्मद फैजल पीवी की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज किए जाने के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में आयोग घोषित कर दिया है। यह दूसरी बार है कि जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में आयोग घोषित किया गया है। इससे पहले भी किया गया था। अब 603 रुपये में मिलेगा उज्ज्वला का सिलेंडर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए सब्सिडी राशि 100 रुपये बढ़ाई गई और 703 रुपये चुकाने पड़ रहे थे अभी तक एलपीजी सिलेंडर। 9 आप देखेंगे 9 आप देखिए 60 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे केंद्र सरकार के इस फैसले से। इस तरह की योजनाओं के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और आप देखेंगे प्रीलिम्स में आप लोगों को मदद मिलेगी, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे ना, महिलाओं के बारे में पक्ष में कोई निबंध लिखने के लिए आया होगा, वो लिख रहे होंगे, तब यहाँ इन उज्ज्वला योजना का आप लोग बता सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों में। और आप देखते हैं कि भारत सरकार की योजना है, किसकी? भारत सरकार की योजना है, ये आप लोग याद रखिए। उज्ज्वला योजना, फ्री गैस कनेक्शन मिलते हैं ना, उसी की बात हो रही। 2016 में लॉन्च हुई थी ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 विज्ञानियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। और देखिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। और आप लोगों को एक हम ओवरव्यू जरूर लेंगे, इनका भी हम लोग ओवरव्यू लेंगे। और उससे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज हो सकता है क्लास आपकी आ जाए। मोंगी वावेंडी, लुइस ब्रुस, एलेक्सी एक्imoव साझा करेंगे पुरस्कार। इस आविष्कार की मदद से एलईडी लाइट में भरेंगे रंग से। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मोंगी जी वारबेंडी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमरिटस लुइस ब्रुस, और आप देखिए नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक में काम करने वाले एलेक्सी एक्imoव को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा की गई है। और आप देखिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उन्हें मिलाने के लिए दिया जा रहा है। ये जरूर याद रखिए किसके लिए दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, किन्हें दिया जा रहा है ये भी पूछ लेता है। 1901 से शुरू हुए थे ये पुरस्कार, ये आप लोग याद रखिएगा। 1.10 करोड़ स्वीडिश कोरोना की पुरस्कार राशि विजेताओं के बीच समान रूप से साझा की जाएगी, बांटी जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी के इन सबसे छोटे घटकों का उपयोग अब टेलीविजन और एलईडी लैंप में रंग भरने के लिए किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल उन उपकरणों में भी किया जाता है जिनके जरिए सर्जन ट्यूमर में नसों को देखते हैं। अकादमी ने कहा है कि तीनों विज्ञानियों ने नैनो टेक्नोलॉजी में रंग भरा है और उनके निष्कर्षों की कई क्षेत्रों में काफ़ी संभावना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में वे छोटे सेंसर, पतले सोलर बैटरी और इनक्रिप्टेड क्वांटम संचार में योगदान दे सकते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह पूछे जाने पर उन्हें पुरस्कार की खबर सुनकर कैसा लगा, तो आप देखिए खुशी ही बताएंगे, दुखी थोड़ी बताएंगे।
और रसायन विज्ञान के लिए चयन समिति के अध्यक्ष जोहान एक्विस्ट ने कहा है कि क्वांटम डॉट्स का एक आकर्षण और असामान्य गुण एक यह है कि परमाणु संरचना में परिवर्तन किए बिना किसी पार्टिकल के आकार के आधार पर अलग अलग रंग की रोशनी भर सकते हैं एक तरह से। चलिए अब आप देखेंगे ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दिल्ली आप देखते हैं, नई दिल्ली इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा है कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आप देखते हैं कि यहाँ कौन सी नीति आई थी, शराब नीति आई थी ना, उसी में घोटाले के लेकर बातें हो रही हैं। और ईडी ने आप देखते हैं कि इनके यहाँ भी क्या किया हुआ था, छापेमारी की हुई थी। सत्येंद्र जैन जेल में ही है आप देखते हैं कि, और मनीष सिसोदिया भी चले गए थे, और अब संजय सिंह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किया सवाल, आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं है। देखिए ये सब चल रहा है, आबकारी घोटाले यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है। डेंगू का डेटा जानने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। वायुसेना में पहला तेजस 2 सीटर लड़ाकू विमान शामिल। विमान में वायुसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की सभी क्षमताएं हैं। एलसीए तेजस हर मौसम में काम करने वाला 4वीं व 5वीं पीढ़ी का विमान है ये। अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें तो एलसीए तेजस 2 सीटों वाला हल्के वजन का विमान है। यह हर मौसम में काम करने वाला 4वीं और 5वीं पीढ़ी के विमान का है। और यह तेजस मार्क 1 और मार्क 1 लड़ाकू विमान के साथ HAL तेजस के 3 प्रोडक्ट मॉडलों में से एक है। विमान की लंबाई आप देखिए 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर। विमान की अधिकतम गति में 1.6 और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें हथियारों के लिए 9 हार्ड पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। सेनाओं के स्वदेशीकरण पर आगे बढ़े सरकार, 998 और वस्तुओं के साथ 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी है। अगले 5 से 10 साल में स्वदेशी कंपनियों को मिलेंगे खरीद के ऑर्डर। अब आप देखिए आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। अब आप सोचिए कि आत्मनिर्भर अगर इंसान बन सकते हैं तो हमें रक्षा क्षेत्र में भी बनना होगा, हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना होगा। मेडिकल कॉलेजों की तैयारी की जांच करेगी समिति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 के बैच के अंतिम वर्ष के MBBS छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और मेडिकल कॉलेजों की तैयारी की जांच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 13 जुलाई को 2019 बैच के अंतिम वर्ष के MBBS छात्रों के लिए NEXT को स्थगित कर दिया था। और देखिए अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, NMC की बात हो रही है, इस तरह की संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात कर रहा हूं, 25 सितंबर 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। PM के ऐलान के 2 दिन बाद ही तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी। राज्य में आदिवासी समुदाय की सामाजिक उत्थान में मिलेगी मदद। और आप देखेंगे कि जनजातीय देवियां समक्का और सरक्का के नाम होगी। आप देखते हैं कि यह यूनिवर्सिटी। और एक बात आपको बता दूं, तेलंगाना में इसी साल चुनाव हैं आपके, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सुलझेगा कृष्णा नदी का विवाद। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्षों से लंबित विवाद के हल के लिए ट्रिब्यूनल को मंजूरी दी है। ट्रिब्यूनल दोनों राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे की रूपरेखा तय करेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आप देखते हैं कि इसको लेकर विवाद होता है। ये आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है तेलंगाना। और देखिए अगर हम लोग किसकी बात करें, कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि ये भी चर्चा में है। महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर है इसकी लंबाई टोटल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है और सतारा महाराष्ट्र निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। केसरिया वंदे भारत के पीछे कोई राजनीति नहीं है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के बाद समूल नष्ट करने की तैयारी, भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आतंक विरोधी अभियानों से जुड़े विभागों के अधिकारियों का सम्मेलन आज होने वाला है। हल्दी बोर्ड के गठन से हल्दी की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन और पीएम की घोषणा के चंद दिन के भीतर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अधिसूचना जारी हुई। विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक देश है भारत। हल्दी निर्यात 1600 करोड़ रुपए से बढ़कर आप देखिए 84,400 करोड़ करने की योजना है। चलिए, अच्छी बात है। अब आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बस आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यही विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। सब आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो आप लोग भी देखते रहा करिएगा, मजे लेते रहा करिएगा। पंजाब को करना होगा SYL का समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, राज्य करे अन्यथा कोर्ट को कुछ करना होगा। ये आप देखिए सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण है ना, उसी की बात हो रही है। और विवाद निपटान की केंद्र मध्यस्थता को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए। केंद्र ने कहा है परियोजना की आवंटित जमीन का सर्वे करें। ये आप देखेंगे कि नहर निर्माण मामले में अपने हिस्से का निर्माण नहीं कराने पर पंजाब को कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट ने पंजाब से कहा है कि आप इसका समाधान निकालें, अन्यथा कोर्ट कुछ करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पंजाब के हिस्से वाली परियोजना के लिए आवंटित जमीन का सर्वे करे, ताकि यह तय किया जा सके कि भूमि संरक्षित है इस योजना के लिए। नेट पीजी में 0 कट ऑफ मेरिट समाप्त करने का षड्यंत्र है, कांग्रेस कह रही है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के मदरसों में होगी अब AI की पढ़ाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और अच्छी बात है। आप देखिए इस तरह की पढ़ाई, तकनीक की बातें होने चाहिए स्कूलों में। अब कश्मीर में सनातन परंपराएं व गतिविधियां होने लगी बहाल। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य सरस्वती भंडारम डिजिटल पुस्तकालय का किया गया उद्घाटन। श्रीनगर में से यदु गिरी यथिराज मठ की कश्मीर शाखा भी शुरू हुई है। ASI ने सर्वे के 4 सप्ताह और मांगे। ज्ञानवापी मामले की बात हो रही है। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, बनारस की। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। और अगर हम लोग देखिए ASI की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें ना, तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में हुई थी। ये आप देखिए जाति आधारित जनगणना की सर्वे जो बिहार ने जारी की है ना, उस पर भी खूब राजनीति हो रही है। पिछड़ा वर्ग की संख्या 63% लगभग बताई जा रही है, तो पूरी राजनीति भी होने लगी, उनके आरक्षण की बात होने लगी उस हिसाब से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा। अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। एक आप सभी जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में भी चुनाव है इसी साल, और वहाँ भी आप देखते हैं कि खूब योजनाएं लाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश को देखना है तो भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ आपका राज्य बना था। अभी वर्तमान में विधानसभा में 230 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 29 सीट है देखने को मिलेंगी। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्राण प्रतिष्ठा में भव्यता का प्रतिमान गढ़ेगा दीपोत्सव। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये आप सभी जानते हैं। भीमा कोरेगांव की आरोपित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपित प्रोफेसर सोमा के स्नेह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी को पीठ के मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। और अब आप देखेंगे
याचिकाकर्ता को एनआईए द्वारा दाखिल जवाबी हल्फनामे पर प्रत्युत्तर दायर करने की अनुमति दी है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा भीमा कोरेगांव। एक केस 2018 का है भीमा कोरेगांव। और आप देखिए भीमा कोरेगांव की 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव एक वार्षिक उत्सव सभा के दौरान हुई थी हिंसा इसमें। एप्पल इंक के हाल और फ्रेम में कुलगांव के मुनीब हैं। कभी आतंकी वारदात के कुख्यात था दक्षिण कश्मीर कुलगाम। और एप्पल कंपनी की साइबर सुरक्षा में कमी बताने पर किया गया था इन्हें पुरस्कृत। इग्नू से बीसीए कर रहे मुनीस ने कहा कि जब वह चौथी कक्षा में थे तब कंप्यूटर इंटरनेट में रुचि हुई और 12वीं के बाद श्रीनगर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक में दाखिला किया। 1 वर्ष बाद कॉलेज छोड़ दिया और इन्हें साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग में मजा आता था और इन्हें लगता था कि बीटेक की पढ़ाई इनके शौक की दीवार बन रही है। और सभी को पता है कि आज से 10-12 वर्ष पहले कश्मीर में इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या हाल था। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था। पहले कुछ दोस्तों के साथ पड़ोसियों व अन्य लोगों के इंटरनेट वाईफाई से सेंड लगाता था और शुरू में यह सिर्फ मजे के लिए होता था। मुझे पता था कि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। फिर मैंने यूट्यूब और अन्य वेबसाइट पर हैकिंग को लेकर जानकारी प्राप्त की तो मुझे एथिकल हैकिंग के बारे में पता चला। एथिकल हैकिंग में विभिन्न कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कंपनियों का पता लगाने के लिए विभिन्न लोगों की मदद लेती हैं, बदले में उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। लालू तेजस्वी समेत 15 को शासक जमानत मिली है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में विशेष कोर्ट ने दी है ये लालू के परिवार को राहत। यह मामला क्या है, एक बार ये मामला याद रख लीजिए। यह पूरा मामला लालू यादव के वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियों से जुड़ा है। लालू समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों की से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआई ने आरोप लगाया। इस संबंध में 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। जुलाई में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को एसडी भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर कर 16 लोगों को आरोपित बनाया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपए में एक भूमि का टुकड़ा खरीदा गया। बाद में यह भूमि जब्त कर ली गई। जांच एजेंसी ने खोजबीन के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की थी जिसमें नियुक्ति पाने वालों की सूची थी। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी ठगी हिमाचल में जांच के दायरे में 1000 लोग। पुलिस को मिली है 50 शिकायतें। पुलिस व वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। सुजानपुरा में 400 लोग ठगी के शिकार हुए। 8 लोगों ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं आप लोग कि देखिए, कभी भी अगर मन में लालच आ रहा है, कोई इस तरह की कोई योजना बता रहा है, कोई फायदा बता रहा है, उसमें आपकी मेहनत नहीं है, तो इस तरह की लालच पर भरोसा मत किया करेगा। स्थायी नहीं हो सकता है। उसकी कीमत आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। और मेहनत करिए मैं कहता हूँ, और वो उसके जरिए अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो लंबे समय तक रहेगा और आपको संतुष्टि भी देगा। दवाओं बेड की कमी से मौतें स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में मौतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का महाधिवक्ता से मांगा जवाब। यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है ना, मरीजों की संख्या 70 हो गई है मरने वालों की। सरकारी आयोजनों और G20 के मंच से मधुबनी पेंटिंग का बढ़ रहा है बाजार। देश विदेश में प्रचार प्रसार से दुगनी वृद्धि के साथ करीब 100 करोड़ हुआ है वार्षिक व्यापार। ये आप देखिए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी को चंद्रयान-3 की थीम की मधुबनी पेंटिंग दिखा दी कलाकार शांति देवी। चलिए अब G20 के बारे में बात कर लेते हैं।
इसीलिए तो कहता हूँ कि इस समिट का यही फायदा होता है। अब आप देखिए विदेशी मेहमान भी आए, वहाँ ये स्टॉल लगे हुए थे, उन्होंने भी देखे, तो इस तरह से आप देखते हैं कि इनका व्यापार बढ़ा। G20 की अध्यक्षता भारत ने की ना है अभी, तो उसी की अब आप देखते हैं G20 नहीं, ग्रुप ऑफ 21 कहा जाना चाहिए इसे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जो समूह है ना, अफ्रीकी संघ, वो भी शामिल हो गया इसमें। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। इसमें 21 सदस्य हो गए अब, ठीक है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाता है और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। इसीलिए कहता हूं पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। वैश्विक पटल पर छाप छोड़ता भारत। ये आप देखिए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत के आपुष्ट आरोपों का भारत ने अविलंब जिस प्रकार से प्रतिकार किया है वह वैश्विक पटल पर एक नई वैश्विक शक्ति का के उभार का संकेत है। कनाडा का विकसित देश है कनाडा, और नाटो और G7 का सदस्य भी है। अमेरिका जैसे महाशक्ति का बगलगीर है, और कुछ साल पहले तक यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारत जैसा देश कनाडा को किसी मामले में ऐसे जवाब देंगे, लेकिन आज यह वास्तविकता है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने से नहीं कतराता है। भारत पर आरोप लगाने से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद रही होगी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इस कूटनीतिक युद्ध में उनका समर्थन देंगे। हालांकि किसी ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन नहीं किया, उल्टे ट्रूडो ने खुद को और कनाडा को उपहास का पात्र बना दिया। देखिए नाटो और G7 के बारे में एक जानकारी आप लोग नीचे लिखिए, कब इसकी स्थापना हुई है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। और आप देखिए यह पहली बार नहीं है जब किसी पश्चिमी देश ने भारत के साथ ऐसा बर्ताव किया हो। कुछ समय पहले की बात है कि जब भारत ने वेस्टिस टाइफून के बजाय फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया तो ब्रिटेन ने भारत को दी जाने वाली सहायता का रोना रोया और नई दिल्ली पर अपने प्रति कृतज्ञ न होने का आरोप मढ़ा। यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो ने भारत पर रूस के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने के दबाव बनाया और भारत को तटस्थता की स्थिति छोड़ने के लिए का भरसक प्रयास किया, लेकिन दोनों ही मामलों में आप देखिए भारत अपनी स्थिति पर कायम रहा। उसने अपने हितों को प्राथमिकता दी और अपने रणनीतिक हितों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करने वाली पश्चिमी शक्तियों के सामने नहीं डिगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे संबंध रूस से भी अच्छे हैं, हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। भारत ने बिना कोई युद्ध छिड़े अपने वैश्विक प्रभाव में व्यापक विस्तार किया है। और यह संभव कैसे हुआ है? इसका पहला कारण है कि भारत की सैन्य शक्ति। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। यह सैन्य शक्ति भारत के प्रति गलत मंशा रखने वालों को सावधान रहने पर मजबूर करती है। क्या नया भारत आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई नहीं हिच सकता है? जब पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने 2016 में उड़ी में और 2019 में आप देखिए पुलवामा पर हमला किया तो भारत ने दुगनी ताकत के साथ उसका जवाब दिया। उड़ी के जवाब में आपने देखा होगा गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों की लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और पुलवामा के प्रत्युत्तर में भारतीय लड़ाकू विमानों ने सीमा रेखा लांघकर पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया और जहां जैसे मोहम्मद के अड्डों को निशाना बनाया गया। हम उस देश की पहचान को बहुत पीछे छोड़ आए हैं जो 2008 के मुंबई वाले रक्त रंजित आतंकी हमले का घूंट चुपचाप पी गया था। दूसरा कारण है कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी आर्थिकी बड़े देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ रही है। यहाँ एक विशाल उपभोक्ता बाजार और पर्याप्त आर्थिक शक्ति वाला एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग है। स्मार्टफोन से लेकर कारों तक सभी उत्पादों के लिए भारत उम्मीदों से लवरेज बाजार है। और आप देखिए यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। चूंकि विकसित देशों की दिग्गज कंपनियों को इससे बहुत लाभ होता है तो वे भारत विरोधी रुख अपनाने से हिचकते हैं। कनाडा के मामले में भी यही हुआ। इससे पहले आप देखिए 2020 में जब चीन और भारत में सीमा का गतिरोध कायम था तब भी भारत ने कई चीनी कंपनियों और एप्स पर प्रतिबंध लगाकर बीजिंग को बहुत कड़ा जवाब दिया था। भारत की प्रतिष्ठा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है। यह प्रतिष्ठा सद्भावना से जुड़ी है जिसका प्रभाव एशिया अफ्रीका के कई देशों में स्पष्ट दिखता है।
कई देश भारत को मार्गदर्शक और भरोसेमंद मित्र के रूप में मानते हैं और वैश्विक मंच पर उनके हितों की वकालत भी करने में उनकी भूमिका की सराहना भी कहते हैं। इसका एक उदाहरण अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने का है, जो भारत की पहल पर ही संभव हुआ है। भारत की वैक्सीन कूटनीति ने भी वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। घरेलू स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत ने तमाम गरीब देशों को टीके वितरित किए। और आप देखिए, जब श्रीलंका में उथल पुथल थी तब भी हम लोगों ने उसकी काफ़ी मदद की थी। जबकि कनाडा जैसे विकसित देश वैक्सीन उत्पादक ना होने के बावजूद अपने ही नागरिकों के लिए टीकों की जमाखोरी की आलोचना का सामना कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसी आप देखते हैं कि पद्धतियों के प्रभाव से भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन भारतीय ज्ञान ने वैश्विक प्रभाव डाला है। अपनी सांस्कृतिक शक्ति के दम पर भी भारत विश्व को अभिभूत कर रहा है। अपनी प्राचीन गौरवशाली विरासत को भारत पुनर्स्थापित करने में लगा है। दुनिया भर में फैले करीब 2 करोड़ भारतीय प्रवासियों ने अपनी मेधा से भी भारत की प्रतिष्ठा को नया आयाम दिया है। व्यापार, प्रौद्योगिकी से लेकर राजनीति तक प्रवासी भारतीयों छाए हुए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी तमाम दिग्गज कंपनियों को कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथ में ही है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी भारतीय जड़ों और सनातन धर्म की पृष्ठभूमि पर गर्व करते हैं। औपनिवेशिक दमन काल से लेकर आप देखिए भारतीय विरासत और विज्ञान की दुनिया भर में मान्यता भारत के प्रति पश्चिमी देशों की रवैये में परिवर्तन को दर्शाती है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटा रहा है। और आप देखिए भारत के दावे को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। कई मामलों में भारत विरोधी रुख अपनाने वाले तुर्की जैसे देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में भारत का समर्थन भी कर रहे हैं। स्पष्ट है कि नया भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महज दर्शक बनकर नहीं रहने वाला है, बल्कि आप देखेंगे एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए सक्रिय खिलाड़ी की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक विराट संस्कृति के धनी इस विशाल राष्ट्र का यही नया कर्तव्य है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के CEO हैं। इनका नाम है आप देखिए सृजन पाल सिंह। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। फिर राजनीति केंद्र में आए आरक्षण। ये आप देखते हैं OBC की बात हो रही है। संसद के दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले चुका है। ये आप देखिए महिलाओं के आरक्षण की बात भी हो रही है। और इसमें आप देखते हैं कि महिलाओं में जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं उन्हें आरक्षण देने की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि 128वां विधेयक आया हुआ था ना, वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति साहिबा ने मंजूरी दे दी है, तो वो कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। तो 106वां संविधान संशोधन है ये। कल हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की थी। जो सामान्य ज्ञान के नाम से प्ले सूची बनी हुई ना, उसमें क्लास डली हुई है, देख लीजिए, उससे हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो टॉपिक आपका प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, और आप देखिए इंटरव्यू में, निबंध में, हर जगह मदद आपको देगा। और राजनीति में महिला पुरुषों से किसी भी मायने में कम या पीछे नहीं, इस भावना को बल देने का काम सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने किया। और आप देखेंगे कि और उन्होंने 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा कि महिलाओं को मनोनीत करके किसी पद पर बैठाना एक तरह से उनका अपमान है। उन्होंने महिलाओं के चुनाव जीतकर आने की परंपरा शुरू करने का आग्रह किया। संविधान सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। स्वतंत्र भारत में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा समय समय पर महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठती रही, क्योंकि संसद में लंबे समय तक महिलाओं की हिस्सेदारी आप देखिए 10% से आगे नहीं बढ़ पाई। महिला आरक्षण को लेकर पहला प्रयास सितंबर 1996 में देवगौड़ा सरकार के दौरान हुआ। तब 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। और इसीलिए कहता हूं कि देखिए संविधान संशोधन जो रहते हैं ना, अधिनियम, उनकी संख्या कम देखने को मिलती है, विधेयकों की अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि हर विधेयक पास हो जाए और उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए, वो कानून बन जाए, ये संभव नहीं होता है, कई बार रिजेक्ट हो जाता है। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में माहौल तैयार करने में माकपा सांसद गीता मुखर्जी की महती भूमिका रही। पर समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं की आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग के कारण आम सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद गीता मुखर्जी ने 1997 के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस प्रारंभ कराने की कोशिश की, लेकिन पीठासीन अधिकारी नीतीश कुमार के प्रयास के बाद भी बात नहीं बनी। लंबे समय तक महिला आरक्षण बिल सभी सरकारों के दौरान एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रश्न पर उसका विरोध हुआ। और इस विरोध के बाद भी अगर अगले दिन कांग्रेस, भाजपा, जदयू और वाम दलों के समर्थन से वह बहुमत से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में उसे पास कराना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकारें चल रही थी। और आप देखते हैं कि अंततः यह बीते दिनों तक संभव हो पाया जब उसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम से नाम से प्रस्तुत किया गया। क्योंकि आप देखिए लोकसभा में बहुमत भारी है ही बीजेपी पास, राज्यसभा में इस तरह के मुद्दे पर कोई विरोध नहीं करता है। कांग्रेस ने साथ दे दिया, देखिए जो धुर विरोधी है बिल्कुल।
और आप देखेंगे कि इसे इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। 181 सीटें 543 में तो आरक्षित होंगी, उस पर तो केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। लेकिन जो आप देखिए पुरुष जहां लड़ रहे होंगे वहां महिलाएं भी लड़ सकती हैं, वहां उनके लिए रोक नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चूंकि 2024 का आम चुनाव का वर्ष है, इसलिए हर दल महिला आरक्षण का श्रेय ले रहा है। इसी के साथ आप देखिए कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अन्य दलों ने पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का मुद्दा उठाकर राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। बिहार सरकार की ओर से जातीय आधार पर गणना के मामले आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जाने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों को आरक्षण फिर से राजनीति का केंद्र में आ गया है। और जब अगस्त 1990 में बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, तब देश में एक विभाजन रेखा सी खिंच गई थी। लेकिन आज राजनीतिक माहौल बदलता हुआ, जैसे ओबीसी की पार्टी को छोड़कर किसी दल ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं किया, वैसे ही करीब आप देखें कि करीब सारे दल जातीय आधारित गणना का भी सीधा विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को स्थान देने की मांग हो रही है, इसीलिए सरकार उस पर विचार कर सकती है। इसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर भी दिया कि यदि कुछ अधूरा है तो उसे सुधार किया जाएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सांप्रदायिक सरकार की ओर से लाए गए बिल में राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था, तो इस बार इसे बाहर क्यों रखा गया? इसमें केवल लोकसभा और विधानसभा में देखिए आरक्षण की बात हो रही है। और महिला आरक्षण का क्रियान्वयन आगामी आम चुनाव में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। क्योंकि जनगणना एक लंबी प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के शुरू होने के पहले विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी कुछ दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में इसको अस्वीकार करना मुश्किल होगा। जैसे महिला आरक्षण विधेयक राजनीति की कठोरता के इस दौर में आम सहमति से पास हो गया है, उसी तरह जातिगत जनगणना पर भी आम राय बननी चाहिए। बिहार की जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद सबकी निगाहें अब रोहिणी आयोग की रपट पर है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 3 दशकों से लागू है, लेकिन इस बार की 983 जातियां ऐसी जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में इसलिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे की मांग अव्यवहारिक नहीं है। वर्ष 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा पर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक काम किया था। इसके तहत अति पिछड़ों को 12%, पिछड़े वर्ग को 8%, सामान्य वर्ग के गरीबों को और महिलाओं को 3% आरक्षण का प्रावधान किया था। जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग द्वारा इसका विरोध किए जाने पर कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार में जातिवार गणना के बाद अब कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा हो सकता है। महिला आरक्षण का क्रियान्वयन भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेगा। और पिछले आप देखेंगे कुछ समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की नौकरियों में भी 35% आरक्षण लागू है। और यह समय की मांग है आरक्षण के लाभ से वंचित अति पिछड़े वर्गों के सामाजिक उत्थान के उपायों पर सभी दल आम सहमति बनाए। लेखक हैं जदयू के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता है केसी त्यागी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। जनगणना की पहली बार जनगणना कब हुई थी आप लोग बताइए, किसके समय में हुई थी? कर्म में आनंद, ऊर्जा। प्राय लोग अपनी किसी सफलता पर आनंद का अनुभव करते हैं और असफलता पर दुखी होते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष हैं वे ना तो सफलता पर आनंदित होते हैं और ना ही असफलता पर दुखी होते हैं। इसलिए तो कर्म करते समय प्राप्त होने वाले आनंद की सच्चा आनंद है। कहते हैं ना कि असफलता और सफलता कोई स्थायी मंजिल नहीं है। आप देखते हैं कि एक तरह से ये सफर है, इसका मजा लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, 100% दीजिए अपना। लेकिन ये याद रखिएगा खेल शक्ति बनता देश। अब चीन में हांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उसी की बात। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। चाइना को देख लीजिए तो आप देखेंगे कि इस बार हमने 655 खिलाड़ियों ने करीब 40 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। और हमें जिस हिसाब से हम अपने खिलाड़ियों को मदद करते हैं ना, उसी हिसाब से आप देखते हैं कि वो प्रदर्शन भी करते हैं। जगाना होगा सेवा भाव। यह चिंताजनक है कि सरकारी सेवा में चिकित्सक नहीं आना चाहते। बिहार में सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों के मुताबिक चिकित्सक नहीं मिल पा रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 1290 पदों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से MBBS पास करने वाले चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किया, लेकिन मात्र 665 ही आवेदन मिले। उनमें से आप देखिए 91 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए। अधिकतर चिकित्सक शहरों में क्लिनिक हैं उनके। और आप देखिए गांव में रहना है कौन चाहता है? आजकल आप देख रहे हैं गांव की तरफ से पलायन कर रहे हैं। दूर हो अंगदान के प्रति उदासीनता। एक बात आप लोग याद रखिए, भगवान ना करे फिर भी आप देखिए किसी व्यक्ति की डेथ सड़क दुर्घटना में हो जाती और लाखों लोगों की होती भी है।
तो आप सोचिए कि उनकी डेथ हो गई, उनके शरीर, उनके काम का तो कुछ है नहीं है। अगर अंग उनके जो हैं उसे दान कर दिया जाए तो आप देखिए बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिंदगी दी जा सकती है। गत दिनों सूरत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तरह अंगदान भी एक प्रकार की देशभक्ति है। देश में कुछ लोग इसलिए पीड़ा सहन करते हैं क्योंकि उनका स्वस्थ अंग नहीं मिल पाता है। देखा जाए तो भारत अंगों की गंभीर कमी से जूझ रहा है। अंगों की मांग उपलब्ध आपूर्ति से कहीं अधिक है। भारत में अंगदान की दर प्रति 10 लाख आबादी में एक डोनर से भी नीचे है। एक डोनर, समझ रहे हैं। और वहीं अमेरिका और स्पेन जैसे देशों में अंगदान की दर आप देखिए प्रति 10 लाख लोगों में 40 डोनर है, दुनिया में सबसे ऊंची है। और भारत में अंगदान को लेकर निराशा बहुआयामी है। यहाँ अंगदान के प्रति दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न है। कई भारतीय जीवन बचाने में अंगदान के संभावित प्रभाव के बारे में अनभिज्ञ है और सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं इसमें जटिलता की एक और परत जोड़ती हैं। अवैध अंग व्यापार की रिपोर्ट ने संपूर्ण अंगदान प्रणाली पर संदेह की छाया डाल दी है और ऐसी घटनाएं विश्वास को खत्म करती हैं और लोगों को वैध अंग में आप देखिए भाग लेने में से हतोत्साहित करती हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनके अंग गलत हाथों में ना चले जाएं। इसी तरह पारिवारिक सहमति भी एक बाधा बन जाती है। जब कोई अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तब अक्सर परिवार के सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों के बीच अनिच्छा अंगदान के प्रति उदासीनता है जाहिर करती है कि इसके अलावा अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की एक और चुनौती है। भारत में सिर्फ आप देखिए 250 अस्पताल ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो से पंजीकृत है। कई क्षेत्रों में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों का अभाव है। यह कमी अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण दोनों प्रयासों में बाधा डालती है। भारत में अंगदान से जुड़ी इन बाधाओं को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान, नीति सुधार और अंग तस्करी से निपटने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। इन मुद्दों को हल करके हम एक अधिक पारदर्शी और नैतिक अंगदान प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अंगदान किसी जरूरतमंद को जीवन का उपहार देने का एक निस्वार्थ कार्य है। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अंगदान का विकल्प चुनने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का एक नीति पर काम कर रही है जो अंगदान की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगी, उसे सरल बनाएगी। उम्मीद है कि अंगदान के प्रति जल्द उदासीनता का अंधेरा छटेगा। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये देख लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं। जाति आधारित गणना, जातिगत गणना के पीछे की राजनीति। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। इसके बाद जातियों की संख्या के आधार पर तमाम दलों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक हितों के अनुकूल बयान दिए जा रहे हैं। जाति विशेष की संख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बातें की जा रही है। ऐसे में समझना होगा कि आम आदमी को इससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। फिलहाल तो यही प्रतीत होता है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही परिणाम जारी किए गए। इसके सामाजिक न्याय को खतरा ही पैदा होता हुआ दिख रहा है। बढ़ सकती है बिहार की परेशानियां, ऐसी भी कहा जा रहा है। अतीत से सबक ले समाजवादी नेता। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग आप देखते हैं इसके पक्ष में भी है, जाति आधारित जनगणना के। इस पर भी एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, आज एक क्लास भेजेंगे और उसमें आप देखते हैं कि इसके सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब चर्चा में है टॉपिक तो आप सभी जानते हैं कि उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की उतनी संभावना बढ़ जाती है। ये व्यंग्यकार प्रकोष्ठ खरी खरी तंज कसा जाता है। एमपी के मन में मोदी का गहरा था चुनावी रंग, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है। भविष्य का हरित ईंधन, प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा आज की आवश्यकता है। ऐसे में हाइड्रोजन ईंधन का विकास और उपयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसे प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। और हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं ना। अब आप देखेंगे कि ये बिजनेस की बातें इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। मन की बात से योजनाओं को प्रोत्साहन। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि पीएम के जिक्र के बाद योजनाओं का बढ़ जाता है गूगल सर्च। खादी का जिक्र करने के बाद 5 साल में दुगनी हो गई बिक्री। अब प्रधानमंत्री है तो आप देखते हैं कुछ कहते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि लोग मानते हैं उनकी। एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जानते हो। खाते होंगे आप लोगों के बहुत सारे। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मुद्रा लोन आप देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि ये भी काफ़ी सर्च होता रहता है। आईपीओ से जुटाई गई राशि 26% घटी चालू वित्त वर्ष में। कंपनियों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करें कंपनी सचिव। कानून का पालन सुनिश्चित करें। ये आप देखिए कि राष्ट्रपति साहिबा कह रहे हैं। एनपीए पर सुझाव के लिए 9 सदस्यीय समिति बनाई गई।
कर्जे फंसे कर्ज के लिए जो एनपीए बात होती है ना, उसी की बात हो रही। बौद्धिक संपदा रिलायंस को बेचेगी ब्रिटेन की सुपर ड्राई। दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान को खत्म किया है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। विमान और आप देखते हैं विमान इंजन के मामले में दिवालिया संहिता में एक प्रमुख प्रावधान को समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की। लिथियम आयन बैटरी पर नहीं घटेगा जीएसटी, नियम होंगे सरल, सेबी ने बनाया कार्य समूह। सेबी की बात हो रही है, इसमें बता देता हूँ इसके बारे में भी आपको, सेबी के बारे में भी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में बने आईफोन 15 का 38 देशों में हो रहा है निर्यात। वैष्णव कह रहे हैं, आईटी मंत्री कह रहे हैं। दूसरे दिन भी गिरा बाजार, सेंसेक्स से 286 अंक लुढ़का। नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है ना, मौद्रिक नीति समिति की। इसमें 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर साहब करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, केंद्रीय बैंक है हमारी, और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार पद से हटाया गया स्पीकर, और 8 रिपब्लिकन सांसदों ने भी स्पीकर मैकार्थी के विरुद्ध किया मतदान। पैट्रिक मैकरी को अंतरिम स्पीकर घोषित किया गया इसमें। और मोदी के नेतृत्व में भारत के पास विकास की लंबी छलांग है, पुतिन कह रहे हैं। इमरान की जमानत याचिका पर खुली अदालत में होगी सुनवाई। एक पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान। भारतीय उच्चायुक्त के साथ हुई घटना स्वीकार नहीं है, ब्रिटेन कह रहा है। एक खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय समकक्ष गुरुद्वारे में प्रवेश से रोका गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। ब्रिटेन नस्लवादी देश नहीं है, ऋषि सुनक साहब कह रहे हैं। श्रीलंका को आईएमएफ से राहत में चीनी अड़ंगा है। और आप देखिए, श्रीलंका को आईएमएफ से राहत मिलने में चीन की ओर से अड़ंगा डाला जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3 अरब की जरूरी सहायता पर पहुंच को रोक रहा है। और यह बात निक्की एशिया की रिपोर्ट में सामने आई। पिछले महीने आईएमएफ अधिकारियों ने की श्रीलंका यात्रा के बाद राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, पर आईएमएफ ने बेलआउट की पहली समीक्षा में श्रीलंका को असफल ग्रेड दिया। उसे $33 करोड़ की मदद की दूसरी किस्त देने से इनकार कर दिया। और आप देखिए, आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। ग्रीनलैंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अध्ययन है। आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन द्वीप ग्रीनलैंड की स्कोर सर्वे आप देखेंगे फर्जार्ड प्रणाली की पहली बार अध्ययन किया गया है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलग अलग स्कॉर्सवी फर्जार्ड और यहाँ के निवासियों पर आप देखें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो चीनी दुष्प्रचार वैश्विक शांति के लिए खतरा है। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर चीन की अभियान की कलई खोली है। पीला सागर में चीन की परमाणु पनडुब्बी डूबी, 55 लोगों की मौत हुई है। प्रशांत महासागर के मुहाने पर पीला सागर है ना, वही। अमेरिका के कई राज्यों में हड़ताल पर गए हजारों हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके आप लोग अमेरिका की बात हो रही है। रूस का दावा, यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को किया नाकाम। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत, दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है। अफगान आप्रवासियों को निकालने की धमकी अस्वीकार है, तालिबान कह रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। और तालिबान आप देखें कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना, उनका शासन चल रहा है। लद्दाख वाले इससे की सीमा लगती है हमारी।
चलिए, खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ही। ये आप देखिए, ये तो आगे देखेंगे कौन जीतता है, क्या होता है। और पिछले 4 एशियाई खेलों में आप देखिए, दोहा में 2006 में टोटल 53 जीते थे, 2010 में आप देखिए 65, 2014 में आप देखिए 57, 2018 में 70 जीते थे। और इस बार हम लोगों ने अभी तक 81 जीत ले। और देखिए चीन ने 316 जीते। आप सोचिए, हमारी तुलना करिए अपनी, जापान से करिए, आप लोग दक्षिण कोरिया से करिए, तो बुरी स्थिति है हमारी। बस ये कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जिस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं सुविधाएं, उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपनी दम पर वो करते हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर में मनाया जा रहा है, और ऑनलाइन ठगी बचे सांझे में झांसे में आने से। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि जहां आपको क्या मिले, लालच मिले, वहां से हट जाया करिएगा। बिना मेहनत के लालच पाना अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव कमेंट को करें ब्लॉक और रिपोर्ट, प्राइवेसी सेंटर करें और पोस्ट की लोकेशन छिपाएं, मजबूत पासवर्ड रखें, फोटो टैगिंग रोकें। ये आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। 5 तरह की साइबर अपराधों से बचने के तरीके हैं। जूस जैकिंग, सार्वजनिक स्थानों पर फोन चार्ज करने से बचना होगा। फेक जॉब ऑफर, स्कैम द्वारा फेक जॉब पोस्टिंग वास्तविक जैसी प्रतीत होती है। यूपीआई रिफंड स्कैम, और आप देखिए फेक डिलीवरी स्कैम और बिजली बिल फ्रॉड, कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपको दूर ही रहना होगा। मैं आप सभी से बार बार कहता हूं ये बात कि अपनी दम पर अगर आपने झोपड़ी भी बना ली ना, तो वो महल से बड़ी होगी, वो आपके लिए संतुष्टि देगी आपको। तो बिना मेहनत के लालच रखना मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को देखने चाहिए। उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट, सबके लिए समान कानून की बात होती रहती है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उच्च गुणवत्ता के क्वांटम डॉट्स बनाने वाले विज्ञानी, क्या है क्वांटम डॉट्स? ये आप देखिए, किसी अवयव के गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। हालांकि अगर पदार्थ बहुत छोटे जैसे नैनो आकार के होते हैं तो उनके गुण आकार पर निर्भर करते हैं। कण जितने छोटे होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन एक साथ उतने ही दबे होते हैं और इससे उनके गुण प्रभावित होते हैं। ऐसे कण जिनका आकार ही उनका व्यवहार तय करता है क्वांटम डॉट्स कहे जाते हैं। सिद्धांत में आप विज्ञानी लंबे समय से जानते थे कि ऐसे कण मौजूद हो सकते हैं। तीनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने दशकों तक काम करके उच्च गुणवत्ता के क्वांटम डॉट्स बनाने में सफलता हासिल की है, जिसका व्यवहारिक इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आप देखिए, इनके अगर हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में बात करें तो एलेक्सी एकीमोव, एलेक्सी का जन्म 1945 में तत्कालीन सोवियत संघ में हुआ था। उन्होंने 1974 में अपनी पीएचडी आईओपी फिजिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंट पीटर्सबर्ग से रूस से पूरी की, और वे नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्य विज्ञानी रह चुके हैं। लुइस ब्रूस की बात करें तो लुइस का जन्म क्लीवलैंड अमेरिका में 1943 में हुआ। लुइस ने अपनी पीएचडी 1969 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया, न्यूयॉर्क से पूरी की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मोंगी, ये आप देखिए वावेंडी, ये मोंगी का जन्म 1961 में पेरिस में हुआ था। वे फ्रांस, ट्यूनीसिया और फिर अमेरिका में बड़े हुए। वारवेंडी ने अपनी पीएचडी की 1988 में अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से हासिल की। वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में प्रोफेसर हैं। अच्छी बात है। यहाँ भी आप देखिए, आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया की पैदल यात्रा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने डेओ कुनसर्ट। ये 1974 में आज ही के दिन अमेरिका के डेओ दुनिया के पहले पैदल यात्री पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने ये यात्रा 20 जून 1970 को मिनीसोटा से शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने 4 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों की भूमि पर 23,335 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। उन्हें 4 साल बाद 41 जोड़ी जूते लगे थे। भारत ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश। 2011 में आज ही भारत के तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दुनिया की सबसे सस्ता टच स्क्रीन टैबलेट आकाश लॉन्च किया था। ब्रिटिश कंपनी डेटाविंड द्वारा निर्मित टैबलेट की कीमत उस समय 2,250 रुपये थी। इसका उद्देश्य देश में ई लर्निंग कार्यक्रम को बढ़ावा देना था, स्टूडेंटों के लिए फायदा हो। बलिदान होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे बाजी। स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत का जन्म 1926 में आज ही उड़ीसा के ढेंकनाल में हुआ था। बच्चों के क्रांतिकारी संगठन वानर सेना से जुड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। ढेंकनाल ने उठी रही क्रांतिकारी के दबाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने अभियान चलाकर कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। 11 अक्टूबर 1938 को गिरफ्तार ग्रामीणों के साथ अंग्रेजों ने ब्राह्मणी नदी पर
पार करने के लिए वहां पहरा दे रहे बाजी ने अपनी नाव देने के लिए कहा। आदेश अस्वीकार करने पर अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी थी। जूट से बनेंगे गर्म परिधान, विज्ञानियों ने तैयार किया विशेष धागा। निन फैट ने 3 साल की शोध से जूट से तैयार किया ऊन जैसा धागा। पर्यावरण के लिए भी होगा अनुकूल, नया बाजार भी मिलेगा। चलिए अच्छी बात है। 3.5 श्रमिकों को रोजगार मिलता है इस उद्योग से। भैंस ने निगल लिया 1.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र। महाराष्ट्र के पश्चिमी जिले की बात है। ऑपरेशन किया गया इसका, अभी चर्चा में थी काफी। अब एंड्रॉयड फोन पर जीमेल में इमोजी के साथ दे सकते हैं जवाब। अब एंड्रॉयड फोन पर जीमेल इमोजी के साथ दें जवाब। डायबिटीज पीड़ितों के लिए अच्छा है प्राकृतिक प्रकाश। ये भी आप देखिए अनुसंधान कह रहा है। ब्रह्मांड में खोजे पिंडों के जोड़े। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्य को खोज रहा है। और ये आप देखिए बृहस्पति ग्रह के आकार के बराबर मुक्त तैरते पिंडों की हैरत अंग्रेज खोजी है। एक आप लोगों को बताऊं नासा के बारे में, आप लोग लिखिए नीचे जरूर, ठीक है। और आप लोग भी रिसर्च किया करेगा, खोजा करिएगा। कोई क्वेश्चंस पूछता हूं तो उसका जवाब जरूर हर हाल में दिया करेगा। अपना भी नॉलेज बढ़ाइए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, एक्टर्स देख लिया करिएगा ये भी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो मैं आप लोगों से जरूर गुजारिश करता हूं कि आप लोग बताया करिएगा। क्या किया करिएगा, बताया करिएगा, ठीक है।